वो मुस्कुराते हुए आगे बढ़ा। हया ने सख्ती से आंखें मींच लीं। तभी उसने ज़ोर से किसी ज़रब लगने की आवाज़ सुनी और फिर वलीद की कराह। उसने धीरे से आंखें खोली। वलीद चकरा कर नीचे गिर रहा था और इसके पीछे कोई खड़ा नजर आ रहा था। शोख नारंगी शलवार कमीज में मलबूस मेकअप से अटा चेहरा लिए वही उस रोज़ वाला ख्वाजा सरा डॉली। इसके हाथ में एक फ्राई पैन था जो उसने शायद वलीद के सर पर मारा था। वो साकत खड़ी इसको देख रही थी। वो 2 कदम आगे बढ़ा और ऐन हया के सामने रुका। इसकी आंखों में ऐसी काट थी कि वो सांस रोके इसे देखे गई। तभी उसने हाथ बढ़ाया और हया को गर्दन के पीछे से दबोचा, लेकिन इसके मुंह से कराह तक न निकली। इसकी गर्दन को यूं ही पीछे से दबोचे डॉली ने एक झटके से इसे आगे धकेला। गली के आगाज तक जहां से वो आई थी वो इसे ले गया, फिर मुखालिफ सिमत मुड़ गया। सामने ही मैरिज हॉल का पिछला हिस्सा था। वो इसे गेट तक ले आया और एक झटके से इसे छोड़ा। उसने डबडबाई आंखों से डॉली को देखा। वो अभी तक लब नीचे तल्ख कांट और आंखों से इसे देख रहा था। दफतन डॉली ने अपनी गर्दन से लिपटा नारंगी दुपट्टा खींचा और इस पर उछाला। दुपट्टा इसके सर पर आन ठहरा। डॉली चुपती हुई नजरों से इसे देखता हुआ बोला, बेहया। फिर वो पलट गया। नारंगी दुपट्टा इसके कंधों से फिसल कर कदमों में आ गिरा तो वो चौंकी। फिर झुककर दुपट्टा उठाया। चुपती हुई नजरों से इसे देखता हुआ बोला, बेहया। फिर वो पलट गया। नारंगी दुपट्टा इसके कंधों से फिसल कर कदमों में आ गिरा तो वो चौंकी। फिर झुककर दुपट्टा उठाया। उसने अच्छे तरीके से खुद को इसमें लपेटा ताकि पहचानी ना जाए और पिछले गेट की तरफ बढ़ गई। हॉल में जाने की बजाय वो बाथरूम्स की तरफ आई और अपना हुलिया दुरुस्त किया। अंदर फंक्शन अरूज पर था। वो ऐसी हालत में ना थी कि 2 कदम भी चल पाती, सो बेदम सी आखिरी नशिस्त पर गिरी हुई थी। बेहया, बेहया, बेहया। डॉली के लफ्ज़ हथौड़े की तरह इसके दिमाग पर बरस रहे थे। वो बेहया तो नहीं थी। वो तो कभी किसी लड़के की गाड़ी में नहीं बैठी थी। इससे तो ये गलती पहली बार हुई थी। फिर सोच सोच कर दिमाग फटा जा रहा था। वो आधे फंक्शन के बाद ही तबीयत खराबी का बहाना करके चली आई थी। ये दावर और सोनिया की शादी के चंद दिन बाद का जिक्र है। सुबह से सर्दी बहुत बढ़ गई थी। दिसंबर ख़त्म होने को था और हवा ठठरा देने वाली बन चुकी थी। ऐसे में वो कैंपस में स्कॉलरशिप कोऑर्डिनेटर के ऑफिस के बाहर दरवाजे पर लगी लिस्ट को देख रही थी। एरास्मस मंडस एक्सचेंज प्रोग्राम के तहत स्टूडेंट्स में से सिर्फ 2 लड़कियां सुबांची यूनिवर्सिटी जा रही थीं, हया सुलेमान और खदीजा राना। ये खदीजा राना कौन है भला? वो सोचते हुए अपने यख होते हाथ आपस में रगड़ गई थी। सर्दी से इसकी नाक सुर्ख पड़ रही थी। लॉन्ग शर्ट और ट्राउज़र पर स्टाइलिश सा लॉन्ग स्वेटर पहने वो दरवाजे के सामने खड़ी थी। दफतन अकब से किसी ने पुकारा, एक्सक्यूज़ मी। वो चौंक कर पलटी। पीछे एक लड़की खड़ी थी, कंधे पर बैग, हाथ में डायरी और पेन और आंखों पर बड़ा सा चश्मा। वो इसको नाम से नहीं पहचानती थी, लेकिन यूनी में कई बार देखा था ज़रूर। वो लड़की इसे खामखा ही बुरी लगी थी। ये हया सुलेमान कौन है भला? वो चश्मे के पीछे से आंखें सुकेड़ती सोचती हुई कह रही थी। हया ने एक तंजिया निगाह में इसका सर से पांव तक जायजा लिया, फिर ज़रा रूखे अंदाज में बोली, मैं हूँ। ओह। उसने जैसे बामुश्किल अपनी नागवारी छुपाई। मैं आपके साथ तुर्की जा रही हूँ हया। मैं खदीजा हूँ। मेरे फ्रेंड्स मुझे डीजे कहते हैं, लेकिन आप मेरी फ्रेंड नहीं हैं, सो खदीजा ही कहिएगा। मुझे भी हया सिर्फ मेरे फ्रेंड्स कहते हैं। आप मुझे मिस सुलेमान कह सकती हैं। वो कहकर पलट गई। अजीब बददिमाग लड़की थी वो खदीजा राना। इसे पहले भी खामखा बुरी लगती थी और अब अंदाज़ा हो गया था कि इसके भी हया के बारे में कुछ ऐसे ही ख्यालात थे। वो जैसे ही घर आई ज़फ़र सामने से आ गया, भागता हुआ, हाँफता हुआ। हया बीबी, बोल भी चुको अब। वो गाड़ी लोग करती खौफ़ज़दा हुई। आपको इरम बीबी बुला रही हैं। खैरियत? खैरियत नहीं लगती जी, वो बहुत रो रही हैं। ज़फ़र ने राजदारी से बताया तो वो चौंकी। अच्छा, मैं आती हूँ। तुम ये मेरा बैग अंदर रख दो। वो सीधा इरम के घर खुलने वाली दरमियानी दरवाजे की तरफ बढ़ गई। लाउंज में साइमा ताई और सोनिया बैठी थी। सिमने का कोई कामदार दुपट्टा सामने कोई कामदार दुपट्टा फैला रखा था और दोनों इसके साथ उलझी थीं। आहट पर सर उठाया। इसे देखकर दोनों ही मुस्कुरा दी। हया, कैसी हो? बिल्कुल ठीक। इरम कहाँ है तैयम्मा? मुझे बुला रही थी। अंदर कमरे में होगी। ओके, मैं देख लेती हूँ। वो मुस्कुरा कर राहदारी की सीमत बढ़ गई। इरम कमरे का दरवाज़ा बंद था
उसने डोर नॉब घुमाकर धकेला, दरवाज़ा खुलता चला गया। इरम बेड पर अकड़ू बैठी थी। सामने लैपटॉप खुला पड़ा था। चमकती स्क्रीन की रोशनी इरम के चेहरे को चमका रही थी, जिस पर आंसू लड़ियों की सूरत बह रहे थे। इरम, क्या हुआ? वो कदरे फिक्रमंदी से इरम के सामने आ बैठी। उसने सुर्ख मुतर्रम आंखें उठाकर हया को देखा। इसकी आंखों में कुछ था जो इसे छटका गया था। हया, एक बात बताओ। इसका रुंधा हुआ लहजा अजीब सा था। बोलो। हम शरीफ लड़कियां हैं क्या? अपने बारे में तो यकीन है, मगर तुम्हारा मामला ज़रा मशकूक है। उसने माहौल का बोझलपन दूर करने को कहा, मगर इरम मुस्कुराई तक नहीं। नहीं हया, हम दोनों का एक ही मामला है। क्यों पहेलियां बुझवा रही हो? हुआ क्या है? हया, मुझे बताओ, क्या हम मुजरा करने वालियां हैं? वो एकदम रोने लगी थी। इरम, वो शर्मिंदा रह गई। बताओ, क्या हम तवाइफे हैं? वो और ज़ोर से रोने लगी। इरम, बात क्या हुई है? हया, बोलो, बताओ, हम ऐसी हैं क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। फिर ये क्या है? इरम ने लैपटॉप की स्क्रीन का रुख इसकी तरफ किया। क्या है ये? उसने उलझन से स्क्रीन को देखा। इस पर एक वीडियो चल रही थी। वीडियो का कैप्शन ऊपर उर्दू में, रोमन उर्दू में लिखा हुआ था, शरीफों का मुजरा। वीडियो किसी शादी के फंक्शन की थी। हर सू सजी संवरी ख़वातीन और दरमियान में डांस फ्लोर पर महवे रक्स दो लड़कियां। एक का लहंगा गोल्डन था और दूसरी का सिल्वर। पूरी छत जैसे इसके सर पर आन गिरी। नहीं, वो क्रंच खाकर उठी। ये क्या है? ये शरीफों का मुजरा है हया, और ये हमने किया है। ये दावर भाई की शादी की वीडियो है जो किसी ने इंटरनेट पर डाल दी है। ये पढ़ो। वीडियो डालने वाले ने अपना ईमेल एड्रेस भी दिया है, जिस पर मेल करके पूरे डांस की वीडियो भी हासिल की जा सकती है। ये देखो। इस वीडियो को 3 दिन से सैकड़ों लोग देख चुके हैं। हया, हम बर्बाद हो चुके हैं। हम कहीं के नहीं रहे। इरम फूट फूट कर रो रही थी और वो साकत सी स्क्रीन को तके जा रही थी। ये कोई भयानक ख्वाब था। हाँ, ये ख्वाब ही था, और अब वो जाग जाना चाहती थी। स्क्रीन पर रक्सा परियों के सरापे में मुख्तलिफ हिस्सों पर किसी ने सुर्ख दायरे खींच रखे थे। जैसे ही कोई लड़की किसी स्टेप पर झुकती तो फौरन सुर्ख दायरा उभरता। इसके कानों से धुआं निकलने लगा। नहीं, ये मैंने नहीं किया। वो एक एक कदम पीछे हो रही थी। इसके लब कँपा रहे थे। इरम इसी तरह बिलक रही थी। मैं मुजरा करने वाली नहीं हूँ। मैं शरीफ लड़की हूँ। ये हम ही हैं हया। हम बर्बाद हो गए। इसका सर चकराने लगा। ये सब क्या हो गया था? वीडियो के सैकड़ों व्यूज़ लिखे आ रहे थे। क्या वो पूरे शहर में फैल गई थी? और अगर इसके ख़ानदान वालों तक पहुँच गई तो? अब्बा तो मुझे गोली मार देंगे इरम। मुझे तो ज़िंदा गाड़ देंगे। मगर ये वीडियो किसने बनाई है? हमने तो मूवी वाले को मना कर दिया था। किसी ने छुप कर बनाई होगी। कुछ करो इरम। इसका सख्ता टूटा, तेज़ी से इरम के करीब आई। मैंने इस वेबसाइट पर रिपोर्ट तो की है, लेकिन वेबसाइट ने एक्शन लेकर वीडियो तो हटा दी थी। तो भी ये सीडी पर हर जगह मिल रही है। ऐसी चीज़ें तो मिनटों में फैलती हैं। हम कहाँ कहाँ से उठवाएंगे? खुदाया, ये क्या हो गया? वो बेबस सी ज़मीन पर बैठती चली गई। अगर बाबा फिर किसी भाई वगैरह को मालूम हो गया तो? ओ खुदाया, हम क्या करें? इरम ने भी खुद को कमरे में बंद कर लिया था, और वो भी बस कमरे की होकर रह गई थी। सोच सोच कर दिमाग फटा जा रहा था, मगर कोई हल नज़र नहीं आ रहा था। शाम में वो सो रही थी कि राहील का फ़ोन आ गया। इसके दिमाग में ख़तरे का अलार्म बजने लगा। हेलो। हेलो हया, कैसी हो? राहील की आवाज़ में गर्मजोशी थी। वो कुछ अंदाज़ा ना कर पाई। ठीक। तुम तुम ठीक हो? एकदम फिट। मैंने तुम्हें मुबारकबाद देनी थी। किस बात की? बही, तुम एक्सचेंज प्रोग्राम के तहत तुर्की जा रही हो, और किस बात की भला? ओह अच्छा, थैंक यू सो मच। इसकी अटकी ही सांस बहाल हुई। कब तक जाना है? वो खुशी से पूछ रहा था। जनवरी के एंड तक या फरवरी के शुरू तक। तो क्या तुम इधर सबीन पुप्पो की फैमिली से मिलोगी? पता नहीं, अभी सोचा नहीं है। क्या बात है, तुम अपसेट लग रही हो? वो ज़रा परेशान हुआ। अरे नहीं। वो फ़ौरन संभली और फिर इधर-उधर की बातें करके खुद को नॉर्मल ज़ाहिर करने में कामयाब हो ही गई। फ़ोन बंद हुआ तो वो इरम की तरफ चली आई। यूँ मुँह सर लपेट कर बैठने से कुछ नहीं होगा। तो क्या करें? इरम ने तकिया फेंका और उठ बैठी। सबसे पहले तो सारे घर के कंप्यूटर से इस वेबसाइट को ब्लॉक करते हैं, ताकि कम से कम घर वालों को तो पता ना चले। फिर इसका कोई मुस्तकिल हल सोचते हैं। ठीक है, चलो। उम्मीद का सिरा नज़र आते ही इरम उठ खड़ी हुई।
बिना किसी वक्त के जब वो तमाम कंप्यूटर्स पर इस वेबसाइट को ब्लॉक कर चुकी, तो साइमा ताई ने आकर बताया कि रात में इरम को देखने के लिए ताया फुरकान के कोई फैमिली फ्रेंड्स बीमा खानदान आ रहे हैं। रस्मी कार्रवाई थी, क्योंकि रिश्ता तो वो ढके छुपे लफ्ज़ों में मांग ही चुके थे। हया सब कुछ भूल कर पुरजोश हो गई। हमारे दूल्हा भाई भी साथ ही आए हैं। हया ड्राइंग रूम में झांक कर अंदर कमरे में आई तो वो मुंह लटकाए बैठी थी। तुम ऐसे क्यों बैठी हो? इरम ने आहिस्ता से सर उठाया। सर पर सलीके से दुपट्टा ओढ़े वो बर दिखावे के लिए तैयार बैठी थी। वो वीडियो, दफा करो इसे। आओ, सब बुला रहे हैं। लड़के को उसकी वालदा माइदा ने अंदर बुलाया है तुम्हें दिखाने के लिए। आओ आओ। उसने हाथ पकड़कर इसे खड़ा किया। वो इरम को पकड़े ड्राइंग रूम में आ गई। सामने वो सिंगल सोफे पर एक नफीस सी खातून और एक खूबरू सा नौजवान बैठा था। सामने रखी मेज लवाजमात से सजी थी और सोनिया बसद इसरार मेहमानों को बहुत कुछ पेश कर रही थी। बस भाभी, हमें तो अपने जैसी ही बच्ची चाहिए, बाहया बापर्दा सोम सलावात की पाबंद। वो खातून मुस्कुराकर कह रही थी। अरे मिसिस करीम, हमारी इरम तो कभी सर ढके बगैर गेट से बाहर नहीं निकली। अस्सलाम वालेकुम। वो इरम को साथ लिए अंदर दाखिल हुई। इसके सलाम पर सब ने सर उठाकर देखा। गुलाबी पूरी आस्तीनों वाली शलवार कमीज में हमरंग दुपट्टा अच्छी तरह फैलाकर सर पर लिए इरम झुकी झुकी निगाहों से सामने एक सोफे पर आ बैठी। हया भी साथ ही थी। कमर पर गिरते सिल्की बाल, ग्रे ए लाइन शर्ट और ट्राउज़र, जेबतन किए दुपट्टा कंधे पर डाले दम इरम के साथ ही टांग पर टांग रखे पुरएतमाद तरीके से बैठ गई। बेगम करीम की मुशफ़्फ़क़ सी आंखों में इरम के लिए पसंदीदगी की झलक उठी थी। उन्होंने तायदी अंदाज में अपने स्मार्ट से बेटे को देखा, मगर वो इरम को नहीं बल्कि बहुत गौर से हया को देख रहा था। और बेटा, आप क्या करती हैं? बेटे को मुतवज्जा ना पाकर वो इरम से मुखातिब हुई। जी, मास्टर्स कर रही हूँ इंग्लिश लिटरेचर में। इरम ने झुकी झुकी नज़रों से जवाब दिया। तभी हया को महसूस हुआ कि वो लड़का मुसलसल इसे देख रहा है, बड़ी जांचती परखती नज़रों से। दफातन उसने पॉकेट से अपना ब्लैकबेरी फ़ोन निकाला और खामोशी से सर झुकाए बटन प्रेस करने लगा। ख़वातीन आपस में मसरूफ़ थी, मगर हया कुछ अजीब सा महसूस करती कि नखियों से इसी को देख रही थी जो अपने फ़ोन पर झुका हुआ था। तभी हौले से उसके मोबाइल से माई नेम इज़ शीला की आवाज़ गूंजी, जिसे उसने फ़ौरन बंद कर दिया, मगर वो सुन चुकी थी। शीला के साथ शादियों का महसूस शोर भी सुनाई दिया था और इरम ने भी शायद कुछ सुना था। तभी चौंक कर गर्दन उठाई और फिर कदरे सुबकी से वापस झुका दी। हया को अपने जिस्म से जान निकलती हुई महसूस हुई। क्या दुनिया इतनी छोटी थी? वो अब मोबाइल पर कुछ देख रहा था, कभी स्क्रीन पर देखता और कभी हया और इरम के दरमियान चेहरों पर नज़र डालता। साफ ज़ाहिर था कि वो कुछ मिलाने की सही कर रहा था। फिर एकदम वो उठा और तेज़ी से कमरे से निकल गया। एक शर्मिंदा सी खामोशी ने सारे माहौल को घेर लिया। हया ने सर झुका दिया। इसे अपना दिल डूबता हुआ सा महसूस हुआ था। वो बहुत बेचैन सी बैठी, पाँव ऊपर सोफे पर समेटे, हाथ में रिमोट पकड़े वो चिल्लाई हुई सी चैनल बदल रही थी, मुस्तरिब, बेबस, परेशान। स्मार्ट टीवी की स्क्रीन पर पूरे म्यूज़िक के साथ इश्तहार चल रहा था। वो गायब दिमागी से स्क्रीन को देख रही थी। जब मोबाइल कंपनी के साथ गैर तस्दीक शुदा सिम का इस्तेमाल कानूनन जुर्म है, पीटीए लिखा आ रहा था। जाने कब पॉज़ का बटन इससे दबा और इश्तहार वहीं रुक गया। वो इतनी दूर भटकी हुई थी कि प्ले भी ना कर सकी। दफातन दरवाजे में फातिमा बेगम की शक्ल दिखाई दी। वो थकी थकी सी अंदर दाखिल हो रही थी। हया रिमोट फेंक कर तेजी से उठी। क्या बात थी? साइमा ताई ने क्यों बुलाया था? इरम के रिश्ते के लिए। जो लोग उस दिन आए थे उन्होंने इनकार कर दिया है, हालांकि रिश्ता मांग चुके थे। और हया का दिल बहुत डूब कर उभरा था। क्यों? क्यों इनकार कर दिया? इसको अपना सांस रुकता हुआ महसूस हुआ। कोई वजह नहीं बताते, बस एकदम ही पीछे हट के। साइमा भाभी भी बहुत अपसेट थी, मगर कुछ तो कहा होगा। बस यही कहा है कि हमने किसी आज़ाद ख्याल और बेपर्दा लड़की को बहू बनाकर अपनी अकबत ख़राब नहीं करनी। वो मुतखय्यर रह गई। चंद रोज़ कबल सोना ताई का फ़िक्रा समात में गूंजा था, जब फुरकान ने सख्ती की कि भला ऐसी बेपर्दा और आज़ाद ख्याल लड़की को बहू बनाकर हमने अपनी आखिरत ही बिगाड़नी है क्या? तब कहीं जाकर वो माना। क्या इसको मकाफाती अमल कहते हैं? क्या दूसरों की बेटियों पर उंगलियां उठाने वालों के घरों पर वही उठी उंगलियां लौट कर आती हैं? मगर वो खुश नहीं हो पाई। अगर बात खुल जाती तो असल बदनामी तो इसी के हिस्से में आती। इरम को तो शायद इसकी माँ हया ने इसे बिगाड़ा है कहकर दरमियान से निकाल लेती, और बात तो अब भी खुल सकती थी। वो वीडियो तो अब भी इंटरनेट पर मौजूद थी। टीवी स्क्रीन पर अब भी इश्तहार रुका हुआ था। वो बस खाली खाली नज़रों से इसे देखेगी। बगैर तस्दीक शुदा सिम का इस्तेमाल कानूनन जुर्म है, पीटीए।
बगैर तस्दीक शुदा सिम का इस्तेमाल कानूनन जुर्म है। पीटीए। ये देखती हुई सोचों की उलझन से निकलकर एकदम चौंकी। बगैर तस्दीक शुदा सिम का इस्तेमाल कानूनन जुर्म है। पीटीए। बिजली का एक बूंदा सा इसके जहन में लगा था। ओ खुदाया, ये ख्याल इससे पहले क्यों नहीं आया था। वो एक झटके से उठी और बाहर की तरफ लपकी। इरम, इरम, बहुत जोश से चलाते हुए हया ने इसके कमरे का दरवाज़ा खोला। इरम मोबाइल पकड़े बेड पर बैठी थी। दरवाज़ा खुलने पर गड़बड़ाकर मोबाइल साइड पर रखा। क्या हुआ? साथ ही इरम ने अपना मोबाइल उल्टा कर दिया ताकि स्क्रीन छुप जाए। सुनो वो, तब ही रिश्ते वाली बात याद आई। ओह आई एम सॉरी, इन लोगों ने रिश्ते से इनकार कर दिया। वो तो वीडियो देखकर करना ही था। खैर जाने दो, अच्छा ही हुआ वो मुतमिन थी। अरे, तुम कभी मोबाइल कनेक्शंस के इश्तहारों में वो इबारत पढ़ी है कि गैर तस्दीकशुदा सिम का इस्तेमाल जुर्म है? हाँ तो क्या तुम्हें मालूम है कि सिम रजिस्टर करवाना क्यों ज़रूरी होता है? क्यों? ताकि कोई किसी सिम का गलत इस्तेमाल ना कर सके, चाहे वो दहशतगर्दी की वारदात हो या किसी को रॉन्ग कॉल्स करना। ये सब साइबर क्राइम के तहत आता है। साइबर क्राइम? इरम ने पलकें झपकाई। इरम, इरम, हमारी पर्सनल वीडियो इंटरनेट पर डाल देना भी तो एक संगीन जुर्म है। हम इसकी रिपोर्ट कर सकते हैं। मगर हम किसको रिपोर्ट करेंगे? वो नीम रजामंदी हुई तो हया ने झट अपना मोबाइल निकाला। पीटीए को दरवाज़ा बंद करो, मैं हेल्पलाइन से नंबर लेती हूँ। पीटीए की हेल्पलाइन का नंबर आसानी से मिल गया, मगर ऑपरेटर ने नहायत शाइस्तगी से ये कहकर माजरत कर ली कि इस तरह के केस की साइबर क्राइम या किसी इंटेलिजेंस के साइबर सेल को रिपोर्ट करना होगा। हया ने इनसे मुल्क की सबसे बड़ी सरकारी सिविलियन एजेंसी के साइबर क्राइम सेल का ईमेल एड्रेस तो ले लिया, लेकिन अब वो मुतज़ब्ज़िब बैठी थी। ये इंटेलिजेंस वाले बड़े ख़तरनाक होते हैं, मगर अब ये करना तो है। और वाक़ई करना तो था। फिर हमने लैपटॉप खोला और फिर बहुत बहस-ओ-तमहीस के बाद उन्होंने एक कंप्लेंट लिखी और इस पते पर भेज दी जो पीटीए से इनको मिला था। बमुश्किल 10 मिनट गुज़रे थे कि हया का मोबाइल बजा। चमकती स्क्रीन पर प्राइवेट नंबर कॉलिंग लिखा आ रहा था। ये कौन हो सकता है? उसने अचंभे से मोबाइल कान से लगाया। हेलो। दूसरी जानिब ज़रा खामोशी के बाद एक भारी गंभीर आवाज़ सुनाई दी। अस्सलाम वालेकुम, मिस हया सुलेमान। जी, आप कौन? मैं मेजर अहमद बात कर रहा हूँ, साइबर क्राइम सेल से। आपने हमारी एजेंसी में रिपोर्ट की है, हमें अभी आपकी कंप्लेंट मौसूल हुई है। कोई भी था, बहुत खूबसूरत बोलता था, गहरा, गंभीर मगर नरम लहजा जिसमें ज़रा सी चाशनी भरी तपश थी। वो जो कोई भी था, मगर मेजर अहमद, मैंने कंप्लेंट में अपना नंबर तो नहीं लिखा था, वो धक-धक करते दिल के साथ कह रही थी। इरम भी हैरत भरे खौफ से इसको देख रही थी। जवाबन वो धीरे से हंस दिया। नंबर तो बहुत आम सी चीज़ है मिस सुलेमान, मैं तो आपके बारे में बहुत कुछ जानता हूँ। क्या? यही कि आप सुलेमान असगर की बेटी हैं, आपके वालिद की एक कंस्ट्रक्शन कंपनी है, आपका भाई रोहेल जॉर्ज मैसन यूनिवर्सिटी में ज़ीर तालीम है, खुद आप इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी में एलएलबी ऑनर्स शरिया एंड लॉ के 5वें साल में हैं। फरवरी में आप एक्सचेंज प्रोग्राम के तहत इस्तांबुल जा रही हैं, गालिबन स्बांजी यूनिवर्सिटी में, और पिछले हफ्ते अपने कज़न दावर फुरकान की मेहंदी के फंक्शन पे बनने वाली वीडियो के इंटरनेट पर अपलोडिंग को आपने रिपोर्ट किया है। इज़ दैट राइट एम? वो जो सख्त दम बख़ुद सुनती जा रही थी, बमुश्किल बोल पाई। जी, वही वीडियो। अब आप क्या चाहती हैं? यही कि आप इसे वेबसाइट से हटा दें। इसकी आवाज़ में बहुत मान, बहुत मिन्नत भर आई थी। ओके, और कुछ? और और जिन लोगों के पास इसकी सीडी है, वो भी। आगे गला इसका रुंध गया। एहसान ने तौहीन से कुछ बोला ही नहीं गया। मैं शहर के एक बंदे से वो वीडियो निकलवाऊँगा। आप बेफ़िक्र रहिए। और इसे लगा मनोबोझ इसके ऊपर से हट गया हो। थैंक यू। आप तब कहीं जब मैं ये काम कर दूँ, और इस काम को महज़ शुरू करने के लिए भी मुझे आपका ताउन चाहिए। कैसा ताउन? मादाम आपको ज़रा सी तकलीफ़ करनी होगी, आपको इस वीडियो की बाकायदा रिपोर्टिंग करने के लिए मेरे ऑफ़िस आना होगा। क्या? नहीं, मैं नहीं आ सकती। वो परेशानी से हकला गई। इरम भी फ़िक्रमंदी से इसका चेहरा देखने लगी। फिर तो ये काम नहीं हो पाएगा। ऐसे स्टेप फ़ोन पर नहीं लिए जा सकते। इसे लगा वो महफूज़ सा मुस्कुरा रहा था। म मगर मैं नहीं आ सकती। और वो कैसे आ सकती थी? अगर किसी को पता चल जाता तो कितनी बदनामी होती। आपको आना पड़ेगा, मैं गाड़ी भेज देता हूँ। नहीं, अच्छा खुदा हाफ़िज़।
اس نے جلدی سے فون بند کر دیا۔ بھاڑ میں گیا یہ اور اس کا سائبر کرائم سیل۔ اگر ابا یہ تایا ابا کو پتہ چل گیا کہ ہم ایک ایجنسی کے ہیڈ کوارٹرز گئے ہیں تو ہماری ٹانگیں توڑ دیں گے وہ۔ میں تو پہلے ہی کہہ رہی تھی کہ رپورٹ نہ کرو۔ پرائیویٹ نمبر سے پھر کال آنے لگی تھی۔ اس نے جھنجھلا کر فون ہی آف کر دیا۔ اس ویڈیو سے زیادہ میجر احمد نے اسے بلیک میل کیا ہے، یہ خیال پھر سارا دن اس کے ذہن میں گونجتا رہا۔ وہ بہت تھکی ہوئی پاسپورٹ آفس سے نکلی تھی۔ اسلام آباد سے پنڈی کا اتنا لمبا اور رش بھری سڑک پر تھکا دینے والا سفر کر کے وہ آج پاسپورٹ آفس سے اپنا پاسپورٹ اٹھانے آئی تھی، مگر یہاں علم ہوا کہ پاسپورٹ 14 جنوری کو ہی مل پائے گا اور ابھی 14 جنوری میں پورا ہفتہ باقی تھا۔ اسلام آباد میں کوئی تکنیکی مسئلہ تھا، اس لیے اسے پنڈی میں ہی اپلائی کرنا تھا۔